हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। क्लास 9th का हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो सीबीएसई के सिलेबस में रहता है। इस चैप्टर में जैसा नाम से आपको पता लग रहा है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सभी जानते हैं। अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। सन सभी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी वजह से सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और अर्थ के अराउंड जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है और ऑब्जेक्ट्स जो है अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसी पर्टिकुलर फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाए, ये फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो हम जल्दी से हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा, हम लोग इस चैप्टर को एज अ रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। जो 9th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को टच करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो हम टॉपिक्स टच करने वाले हैं यहाँ पे वो ये रहे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ ये दो चीज़ें, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर और कुछ टर्म्स के बारे में। उसके बाद वो देखेंगे क्या है आगे चल के। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये स्कूल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बारे में। और मास एंड वेट एंड जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून, क्या है वेट, वो सब हम आगे देखेंगे। और लास्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी पे हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, एक तरह से सारी जो हमने पीछे इंफॉर्मेशन गेन की होगी उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक में रहेंगे। आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट ये, मतलब अगर हम ये नहीं भी डिस्कस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अच्छा होगा कि हम जान सकें कि हम एग्जैक्टली किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट्स फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, रोप से हम ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, स्प्रिंग्स फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं, एयर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, लिक्विड्स फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सब्सटेंसेस फोर्सेस एक्सर्ट कर सकते हैं और इन सभी फोर्सेस को हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे कि एयर जो है, जो ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स आएगा, वैसे ही जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं या कह सकते हैं एनिमल्स फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जहाँ मसल्स का यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, दूसरे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोलते हैं। मैग्नेट्स दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अर्थ जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि लिक्विड के अंदर एक सबमरीन मूव कर रहा है या शिप मूव कर रहा है, तो अपोजिंग जो फोर्सेस आते हैं उनको हम लोग विस्कस फोर्सेस कहते हैं, ड्रैग फोर्सेस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में हम जानते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट करते हैं। बट अगर हम लोग केयरफुली इन फोर्सेस को देखें, जो कि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, तो आप फाइंड करें कि ये सभी फोर्सेस जो हैं फंडामेंटली चार ही टाइप की हैं। ये सभी फोर्सेस चार ही कैटेगरी में आती हैं, चार ही कैटेगरी में लाइक करेंगी। वो चार कैटेगरीज कौन सी हैं, वही उन्हीं को हम फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर बोलते हैं। तो उनमें से एक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेट्स के बीच में हमको देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर हमको फोर्स देखने को मिलती है, इनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोलते हैं। दो तरह के न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इनको टच नहीं कर रहे हैं। अब आगे आने वाले क्लासेस में इन फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्कूल लेवल में भी काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, इस नेचर में से 4 टाइप के फोर्सेस हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में आपने स्टोरी सुना होगा। जैसे शायद इस इमेज में भी दिखा रखा है कि न्यूटन जो है, ये एक स्टोरी है, ज़्यादा चांसेस इसके है कि एक स्टोरी है कि न्यूटन जो है वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर पे एप्पल गिरा और उसके बाद न्यूटन के दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया कि क्यों एप्पल डाउनवर्ड ही फॉल कर रहा है, या हम जनरली बोले क्यों ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड ही फॉल करते हैं, क्यों ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ ही फॉल करते हैं। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये हो सकता है क्योंकि
जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमारी तरफ आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अगर हम पुल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो अर्थ की तरफ अगर ऑब्जेक्ट्स फॉल कर रहे हैं तो मतलब अर्थ ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रहा होगा। न्यूटन ने इस तरह से और भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके आगे कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और उसके बाद न्यूटन ने कंक्लूड किया कि यहाँ पे कुछ है, एक फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में बांध के घुमाते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आप अपने चारों तरफ घुमाएं, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग से बांधना पड़ेगा और उसको कंटिन्यूसली पुल करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास, जैसे अर्थ के आसपास मून सर्कुलर ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब अर्थ उसको पुल कर रहा होगा। तो यहाँ से न्यूटन ने इसको एक्सटेंड किया इस आइडिया को कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ अर्थ और मून के बीच में नहीं है, ये फोर्स हर जगह है। अगर हम सन के केस में भी देखें तो सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब प्लैनेट्स जो हैं उनके प्लैनेट्स और सन के बीच में भी ये फोर्स है। जुपिटर के अराउंड बहुत सारे मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके बीच में भी ये फोर्स है। तो इसके बाद न्यूटन ने जो भी स्टडी किया था उसके बाद इस चीज़ को जनरलाइज किया और ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर सिर्फ अर्थ ही नहीं ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। और इस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए चैप्टर। आगे चलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड 2-3 टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स या नॉर्मली लोग मिक्स करके यूज़ करते हैं, उनको हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। तो पहली जो टर्म है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, इन 3 टर्म्स को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जो सेकंड टर्म है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो थर्ड टर्म है ये है ग्रेविटी, ग्रेविटी। तो ये 3 टर्म्स हैं जो कि लोग इंटरमिक्स करके यूज करते हैं और इससे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। ग्रेविटेशन एक्चुअल में किसका नाम है? ग्रेविटेशन फिनोमिना का नाम है। ग्रेविटेशन जो है वो फिनोमिना का नाम है। फिनोमिना का, कौन से फिनोमिना का? कि इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, और इस फोर्स का नाम रखा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फिनोमिना का, कि ऐसा इस यूनिवर्स में होता है, इस फिनोमिना का नाम क्या रखा गया है? ग्रेविटेशन। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे या अर्थ, मून पे या बाकी प्लैनेट्स पे सन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस फोर्स का नाम, जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट कर सकते हैं, इस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया है। और फिर ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी वर्ड जो है स्पेशली इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ जो बाकी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, अर्थ जो बाकी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको स्पेशली क्या नाम दिया गया है? ग्रेविटी। इस पर्टिकुलर फोर्स को स्पेशली नाम दिया गया है ग्रेविटी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। ग्रेविटेशन फिनोमेना का नाम है, बिल्कुल वैसे जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनाज होते हैं जो लाइट शो करता है। ग्रेविटेशन फिनोमेना क्या है? सभी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसको कंक्लूड न्यूटन ने किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का ही नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया है। और ग्रेविटी जो अर्थ बाकी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्सर्ट करती है, अर्थ की वजह से बाकी ऑब्जेक्ट्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है ग्रेविटी। आगे चलते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? हम वहीं पे आने वाले हैं कि न्यूटन ने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ फॉल कर रहे हैं और यहाँ पर एक फोर्स है, उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने काफ़ी स्टडीज़ के बाद, क्योंकि न्यूटन से पहले काफ़ी लोगों ने प्लैनेटरी मोशन पर स्टडी किया था, जिसमें टाइको ब्राहे एंड केपलर फेमस नेम्स हैं, जॉनस केपलर फेमस नेम्स हैं। उनके डाटा को यूज़ किया, एनालाइज किया और अपने आइडियाज़ को मिक्स करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचे, वो कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो कंक्लूजन बेसिकली एक लॉ है, और वो हमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट कर सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ हमें ये जो कंक्लूजन मिल रहा है, जिसको हम लॉ बोलने वाले हैं, जो कि एक लॉ है, वो कंक्लूजन हमें ये बताता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वो लॉ क्या था, जल्दी से शॉर्ट में देखते हैं। तो वो लॉ ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ऐसा न्यूटन ने कहा अपने स्टेटमेंट में, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब है हम देखते हैं जल्दी से। तो न्यूटन ने क्या बताया कि पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सभी ऑब्जेक्ट्स, एवरी पार्टिकल, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल। तो ये जनरलाइजेशन किया गया है कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से एक चीज़ गेस कर सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स में ऐसा क्या है कि सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन जो है वो चीज़ है मास। सभी ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है और मास ही रीज़न है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज रीज़न होता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, मैग्नेटिक पोल्स रीज़न होते हैं मैग्नेटिक फोर्स के, वैसे ही मास रीज़न है। मास जो है फंडामेंटल रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और सभी ऑब्जेक्ट के पास मास है, इसीलिए ये स्टेटमेंट एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स से ही स्टार्ट हो रहा है। सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अब ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम देखते हैं। सपोज हमारे पास ये दो मासेस हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये दो मासेस हैं m1 एंड m2, दो मासेस हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो है r12 लिखा हुआ है। हम लोग इसको सिंपल करते हैं, मैं इनके बीच के डिस्टेंस को सिंपली r लिखने वाला हूँ। इनके बीच जो डिस्टेंस है r है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद ये बताया कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स है जो एट्रैक्टिव नेचर का होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। तो m1 मास m2 को एक्सर्ट करेगा फोर्स, जिसको हमने F12 लिखा हुआ है, फोर्स बाय 1 ऑन 2। इसी तरीके से m2 जो है m1 पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको लिखा है फोर्स 2-1, मतलब फोर्स बाय 2 ऑन 1। ये जो फोर्स है F21 लिखा जाए या F12 लिखा जाए, इसको हम लोग सिंपली F लिखने वाले हैं। ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, उसके रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के मास का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वन ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। एक चीज आप यहाँ नोटिस करना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मासेस मैंने यहाँ लिए ये स्फेरिकल शेप के हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, जो हम इनके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं ये इनके सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये ध्यान रखेंगे। इनको मैं अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये दो स्फेरिकल मासेस हैं, इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, r है, और इनके बीच में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके डिस्टेंस, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। अगर ऐसा होता है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या है, अगर हम दो मासेस के बीच का डिस्टेंस डबल करते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स है वो हाफ हो जाएगा, हाफ, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, मतलब इनवर्सली डिपेंडेंट है, इनवर्स होगा उसका, इनवर्सली चेंज होगा। लेकिन स्क्वायर लगाने से क्या होता है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल किया जाए तो फोर्स हाफ नहीं होता है, उसके स्क्वायर से चेंज होता है। तो डबल करने पे डबल का स्क्वायर 4 होगा, डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और उसका इनवर्स 1/4, यानी कि डिस्टेंस इनके बीच का डबल करने पे फोर्स 1/4 हो जा रहा है, 1/4। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फोर्स जो है डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा तेजी से इफेक्ट हो रहा है, उसके स्क्वायर से चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में और ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर से चेंज होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद आप जानते हैं, जब आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, कि इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं m1 m2 बाय r स्क्वायर, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसके बाद जब भी हम ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रोपोर्शनल है बट इक्वल नहीं है, अगर हम इनको इक्वल करना चाहते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और इस केस में जो कांस्टेंट आता है उसको हम कैपिटल G से दिखाते हैं, कैपिटल G से, और इसका नाम क्या है, एक्स, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला आ जाता है किसके लिए, फोर्स के लिए। जो हमारे पास कांस्टेंट आया है इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं लॉज में, कोई भी इक्वेशंस में, वो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं। इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है वो आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि इसका वैल्यू फिक्स्ड है। इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, इसका वैल्यू किसी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप दो मासेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं और उनके बीच का सराउंडिंग्स को भी चेंज कर दें, मीडियम चेंज कर दें, वाटर के अंदर मासेस हैं, एयर के अंदर मास है या वैक्यूम के अंदर मास है, उन सब से इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि ये दोनों मासेस यूनिवर्स में किस लोकेशन पे हैं इससे भी इफेक्ट नहीं होगा। ये कंप्लीटली कांस्टेंट वैल्यू है, कंप्लीटली यूनिवर्सली कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमारे पास एक सिंपल इस पर्टिकुलर लॉ से, जिसको इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस लॉ से हमें एक सिंपल एक्सप्रेशन मिला है किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, जो कि G(m1m2/r²) है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया है। हाँ, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो एक बार मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? एवरी पार्टिकल या एवरी मास या एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो हमने फॉर्मूला देखा है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए वैलिड है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हैं वेरी स्मॉल हों, यानी कि उनको हम बोलते हैं पॉइंट मासेस। बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उनका मास एक ही जगह कंसंट्रेटेड होना चाहिए, पॉइंट मासेस। लेकिन अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, जनरली पॉइंट मासेस तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पॉइंट मासेस का मतलब आप जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट जैसे अर्थ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एटम्स से मिलकर बना है, बिलियंस ऑफ एटम्स से मिलकर बना है, वो तो पॉइंट मास होता नहीं है। तो क्या ये फार्मूला हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअल में आप पॉइंट मास के साथ साथ ये फार्मूला एक और केस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी मास जो है एक स्फीयर के शेप में है, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है? तो एक्चुअल में हम इस लेवल पे इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि क्यों ऐसा ही है, क्यों हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के केस में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स का कहने का मतलब, सपोज हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्लैब टाइप का है और इसकी वजह से मुझे एक दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि सपोज एक क्यूब के शेप में है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, इससे ज़्यादा डिटेल में हम इस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। बट हमारे लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपसे क्लास 9 के लेवल में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्फीयर के शेप में होंगे। दूसरा, हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट्स के बीच में फोर्सेस फाइंड करने के लिए, क्योंकि उनका शेप जो है ऑलमोस्ट स्फेरिकली होता है। आप अर्थ और मून के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं, सन या बाकी प्लैनेट्स और उनके मून के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं, तो भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कैटेगरी में आएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आप डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो हमेशा उनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। चलते हैं जल्दी से आगे और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है F = G(m1m2/r²). G का वैल्यू आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे हमें आइडिया लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स हाईली डिपेंडेंट ऑन मास है। कैसे? हमारे पास दो मासेस हैं, बोला गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस, 100 kg के मासेस हैं जो कि एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। हम ये देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल मासेस के लिए काफ़ी वीक होता है, इसीलिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उनको मूव ही नहीं करा पाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स उनके मोशन को बहुत ईजिली अपोज कर सकता है, एक रीज़न ये है। इसलिए आप स्मॉल मासेस के बीच में इन फोर्सेस का इफेक्ट नहीं देखते हैं, बट लार्ज स्केल में जैसे प्लैनेट, स्टार्स और मून्स के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दो मासेस हैं, एक को लिख लेते हैं m1 का वैल्यू कितना है, 100 kg है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले डाटा लिखेंगे,
दूसरा मास कितना है m2, ये भी 100 kg है। और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r से दिखा रहे थे, जो कि हमें दिया हुआ है 1 मीटर, क्वेश्चन में 1 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ध्यान रखना यहाँ पे आप जितने भी 9th के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि वो पॉइंट मास है कि स्फेरिकल मास है, आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि यहाँ पे स्फेरिकल या पॉइंट मासेस की बात हो रही है और आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये मान के चल सकते हैं ये दोनों मासेस जो हैं वो कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। जैसे कि दो बड़े स्फेरिकल रॉक्स जो कि 100 kg के हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनके बीच में इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर बोलने का मतलब इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, ये कितना स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा और ये कितना स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पर्पस है कि आपको आइडिया लगे कि फोर्स कितना वीक होता है कम मासेस के लिए। तो फार्मूला हमारे पास G m1 m2 बाय r स्क्वायर है। G का वैल्यू पुट करते हैं, तो G का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 to the power -11। m1 कितना है, मास 1 इज 100 kg, मास 2 इज ऑल्सो 100 kg, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 1 का स्क्वायर, यही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना पावर हो जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power -11 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4, 2 and 2 4। तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा 6.67 10 to the power माइनस अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा न्यूटन। ये हमें फोर्स का वैल्यू मिला 6.67 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन फोर्स का वैल्यू मिला। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो हमें क्लियर दिखाई देगा ये बहुत वीक फोर्स है। ये कितना आएगा 0.0000667 न्यूटन, ये है फोर्स का वैल्यू दो मासेस के बीच में जो कि 100 kgs के है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वीक फोर्स है। सपोज ये इसको अट्रैक्ट कर ही रहा है, बट ये मास जिस सरफेस पे रखा होगा वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इसको बहुत आसानी से रोक सकता है मूव करने से। इसीलिए आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स केस में ये फोर्सेज नहीं दिखाई देंगे, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलाइड होते हुए नहीं दिखाई देंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के अलॉन्ग एक्ट करेगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके अलॉन्ग एक्ट करेगा, एंड इट इज़ ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। ये हम वैसे भी जानते हैं और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज़ नेवर रिपल्सिव, अनलाइक इलेक्ट्रिक फोर्सेज एंड मैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर ऑल्सो रिपल्सिव ऑल्सो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इसमें से एक दो पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगा। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली हम लेके चलेंगे स्फेरिकल शेप के हैं, अगर उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें क्या चेंज आएगा, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड। इस तरीके से दूसरे में बोला है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड और ट्रिपल्ड, तो क्या होगा, और मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, तो क्या होगा, स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैज नो एयर एंड इट इज कंप्लीट वैक्यूम, तो क्या होगा। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या करें, जो डाटा नहीं दिया गया उसको अज्यूम करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमें मास नहीं दिया गया है, सपोज दोनों का मास मान लेते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मास m1 है एंड अदर ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है। आप स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द मासेस बी m1 एंड m2, लेट द मासेस बी m1 एंड m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बी, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, बिटवीन देम बी आर, उनके बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं। अगर ऐसा है स्टार्टिंग में मान लेते हैं तो दैट मीन्स इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब ये रहे वो दो मासेस, इनके बीच का डिस्टेंस ये m1 है, ये m2 है, बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें फॉर्मूला मिल गया जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले पार्ट में बोला गया वन ऑफ द मास इज डबल्ड, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो आप क्या करेंगे, आप इसी को लेके आके चलेंगे। हम देखने वाले हैं कि जो पहले फोर्स F था उसमें क्या चेंज आएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो वन ऑफ द मास डबल किया गया है, तो आप नया डायग्राम बना सकते हैं जिससे आप मिस्टेक ना करें। आप किसी भी मास को डबल कर लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला मास डबल हुआ है, तो अब जो m मास था ये 2m1 हो जाएगा, और दूसरा मास तो अभी भी
m2 ही रहेगा और इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट बिट में, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आया है। तो न्यू फोर्स कैलकुलेट करते हैं। न्यू फोर्स के लिए वही फॉर्मूला एफ डैश इक्वल्स टू, न्यू फोर्स कैसे आएगा, जी, उसके बाद वन ऑफ द मास क्या है 2m1। इस बार ध्यान रखेंगे पिछली बार क्या था, हमें दोनों मासेस का प्रोडक्ट लिखना है, तो पहले m1 एंड m2 दो मासेस थे, इस बार ये 2m1 हो गया। दूसरा मास क्या है m2 है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है r, तो उसका स्क्वायर होगा r²। इतना लिखने के बाद आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको पहले लिख लें, तो 2 पहले आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा g m1 m2 अपॉन r², ये ब्रैकेट में लिख लें। इससे आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, और अगर आप इक्वेशन 1 पे नज़र डालें तो g m1 m2 बाई r² का वैल्यू f है। f मतलब जो पहले वाला फोर्स था, तो यानी कि हम f डैश को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल F, जो पहले वाला फोर्स था वो लिख सकते हैं। ये कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज करके हमें ये मिला। क्या किया हमने, पहले हमें मासेस नहीं दिए थे, वो अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस भी अज्यूम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग फोर्स ये होना चाहिए। नेक्स्ट केस में एक मास को डबल किया, तो हमने किसी एक को डबल किया, वैल्यूज पुट की, न्यूमेरिकल वैल्यूज पहले लेके आए, और फर्स्ट इक्वेशन में से g m1 m2 बाय r² का वैल्यू f रिप्लेस कर दिया, तो f डैश का वैल्यू क्या आ गया 2f आ गया, f डैश का वैल्यू 2f आ गया, ये हमें मिल गया f डैश का वैल्यू। ये क्या बता रहा है कि जो न्यू फोर्स है ये पिछले फोर्स का, जो पहले फोर्स था उसका डबल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द फोर्स बिटवीन द मासेस डबल्स। बिट ए का आंसर क्या होगा, डबल हो जा रही है फोर्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो हम बहुत इजीली भी कर सकते थे। इजीली कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मास डबल किया गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस देखें, पहले प्रोडक्ट ऑफ मास क्या था m1 m2, अब प्रोडक्ट ऑफ मास क्या हो गया है 2 टाइम्स m1 m2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास भी क्या हो गया है डबल हो गया। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डबल होता है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको इस तरह से इसको शो करके दिखाना होगा। इसी तरीके से मैं आपको सेकेंड बिट करके दिखाता हूँ। सेकेंड बिट देखते हैं और थर्ड आप खुद से करेंगे। सेकेंड बिट में क्या बोला गया है इस बार देखते हैं। सेकेंड बिट में फिर से बाकी डाटा नहीं दिया है तो हम यही लेके चलते हैं, लेट द मासेस बी m1 m2, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस बी r एंड द फोर्स विल बी g m1 m2 बाय r²। अब सेकेंड केस में देखते हैं कि क्या किया गया है, जो डिस्टेंस बिटवीन मासेस है वो डबल किया गया, डिस्टेंस को डबल किया गया है। तो इस बार मासेस सेम है, देखो मासेस के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन डिस्टेंस डबल किया गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2r आएगा, यहाँ पे 2r आएगा। तो डिस्टेंस डबल किया गया है, ठीक है। आप देखते हैं फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो न्यू फोर्स f डैश का वैल्यू क्या होगा, फिर से g, उसके बाद दोनों मासेस लिखे जाते हैं, m1 अभी भी m1 ही है, दूसरा मास m2 ही है, डिवाइडेड बाय इनके बीच में सेपरेशन कितना है 2r का सेपरेशन है, तो 2r का होल स्क्वायर होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पे 2r² लिखने की बजाय 2r का होल स्क्वायर लिखने की बजाय 2r² लिख देते हैं, तो इसमें मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस है उनके बीच में उसका स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस तो 2r है, तो 2r का कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि फर्दर किस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगा g m1 m2 अपॉन 4r² आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को बाहर निकालेंगे, 1/4 हम अलग कर सकते हैं, बाकी क्या बचेगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r², और ये वाला जो पार्ट है g m1 m2 बाय r², इसका वैल्यू फिर से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं f, दैट मीन्स न्यू फोर्स f डैश विल बी 1/4 टाइम्स दी ओल्ड फोर्स, पहले वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो गया, पहले वाले फोर्स का 1/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, दी फोर्स बिटवीन द मासेस decreases by a factor of 4, या कह सकते हैं 4 टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है, 4 के फैक्टर से जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जा रहा है। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। आप इसका सेकंड पार्ट है ट्रिपल्ड कर दिया गया, अगर ट्रिपल कर दिया गया तो यहाँ पे 3r आता, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9r² आता, तो यहाँ 1/9 बचता, तो फोर्स 1/9 हो जाता ओल्ड का। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे।
लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट में बोला था स्पेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैज नो एयर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, मतलब बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इस बार क्या चेंज किया है, ना तो मास चेंज किया है ना डिस्टेंस चेंज किया है। इस बार सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे जो एयर थी वो रिमूव कर दिया गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एयर नहीं है। तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, मतलब वैक्यूम है। तो हम जानते हैं कि फोर्स तो इन चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें से कैपिटल जी तो फिक्स्ड है, ये मैंने आपको बताया कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एयर हो या ना हो, वाटर हो, कोई और लिक्विड हो, कोई और सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, बीच में वॉल भी हो, सॉलिड सब्सटेंस भी हो, तो भी इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है वो तो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस वजह से, मीडियम के चेंज करने की वजह से जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ना ही वो m1 चेंज हो रहा है, ना ही m2 चेंज हो रहा है, ना ही r चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स ही नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स मीडियम को, सराउंडिंग्स को चेंज करने से फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द फोर्स रिमेन्स सेम और अनचेंज। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बी चेंज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस बार हमको ये नहीं बताया है कि हम मासेस या डिस्टेंसेस कैसे चेंज कर रहे हैं, बस ये बताया है कि हमको डिस्टेंस, एक्चुअली मास के बारे में बात नहीं किया, डिस्टेंस को चेंज करना है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्रॉ करते हैं जल्दी से। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर पॉसिबल है क्वेश्चंस में तो आप डायग्राम बना लिया कीजिए, उससे क्या होता है मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मासेस हैं, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस r है, स्मॉल r है। इस समय इनके बीच में जो फोर्स है, अगर हम उसको लिखना चाहें, देखो हमें फिर से कोई भी डाटा नहीं दिया गया था, मतलब हमें ही पता है फोर्स कितना है, लेकिन मासेस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, लेट द मासेस बी m1 m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज r, और उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। और इसकी वैल्यू लेकिन हमें दी है, कितना दिया हुआ है कि 100 न्यूटन। दैट मीन्स, मतलब जो हमने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग 100 न्यूटन दिया, तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे 100 इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। हमें ये वैल्यूज इंडिविजुअली नहीं दी है, बट इनके प्रोडक्ट और डिवीजन के बाद जो आएगा वो वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या बोला गया है कि हम क्या करने वाले हैं, इनके बीच के फोर्स को 50 न्यूटन पे लाने वाले हैं। तो जो न्यू फोर्स है एफ डैश, दैट विल बी 50 न्यूटन। न्यू फोर्स 50 न्यूटन होने वाली है, लेकिन इसके लिए इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको किस तरह से चेंज करना होगा, मतलब मास को नहीं चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे कि इनके बीच का जो फोर्स है वो 50 न्यूटन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, न्यू डायग्राम बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहला मास m1 अभी भी m1 ही है, और दूसरा मास जो है वो m2 है, अभी भी इनके बीच का सेपरेशन लेकिन चेंज हो गया है, तो उस सेपरेशन को मैं r डैश लिख दे रहा हूँ, न्यू सेपरेशन, वही हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो इस बार जो है f डैश लेकिन कितना आया है, 50 न्यूटन आया है, ये हमें पहले ही बता दिया गया। अच्छा, f डैश का वैल्यू क्या होगा, g m1 m2 बाय r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, और राइट साइड में किसके इक्वल है, 50 न्यूटन के इक्वल है। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। इसके बाद आप अपना दिमाग खुद लगा के इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से जी m1 m2 का वैल्यू निकालने वाला हूँ और इसमें पुट करने वाला हूँ, क्योंकि जी m1 m2 हमें यहाँ अगर मिल जाएगा तो हमें r डैश मिल जाएगा। तो जी m1 m2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से जी m1 m2 इक्वल्स टू 100 r स्क्वायर आएगा। जी m1 m2 का वैल्यू आएगा 100 r स्क्वायर। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 100 r स्क्वायर। ये जी m1 m2 और ये जी m1 m2 तो सेम है ना, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं 100 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यहाँ 2 आएगा, तो 2r स्क्वायर इक्वल्स r डैश स्क्वायर। ये इक्वेशन मिली हमें। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि r डैश जो है स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा, √2r आएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, √2r आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा √2r। तो क्या पता चला है कि जो न्यू डिस्टेंस है r डैश, ये √2 टाइम्स ओल्ड डिस्टेंस, पहले वाले डिस्टेंस का √2 टाइम्स करना होगा। √2 टाइम्स मतलब 1.414 टाइम्स करना होगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उस पर बेस्ड। हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है,
तो आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ से आता है, न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास होता है, ये आपको याद होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे आप इस टर्म के लिए इस जो फ्रेज है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इसको आप खुद ही सोचे तो आप गेस कर सकते हैं किस बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की ही बात की जा रही है, बट ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा। तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन आ सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेशली अर्थ के केस में, जैसे यहाँ पे अर्थ का एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अर्थ के सरफेस के नियर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग, और उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जाके मैं उसको फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। बट वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसको हम अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं। हम यहाँ किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम ऐसे एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो, उस एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। और इसके लिए एक स्पेशल सिंबल है स्मॉल जी। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये अर्थ, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास मैं लिख देता हूँ, m से डिनोट कर रहे हैं। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, ठीक है। और कैपिटल M से मैं यहाँ पे डिनोट करने वाला हूँ, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं कैपिटल M के साथ स्मॉल e भी लिखने वाला हूँ, और इससे मैं डिनोट करने वाला हूँ मास ऑफ अर्थ, इससे मैं डिनोट करने वाला हूँ मास ऑफ अर्थ। एक चीज़ और, मैं रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख रहा हूँ, वो कितना RE, उसको मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब हम क्यों कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। हमारा एम यहाँ पे ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम फाइंड करें, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तीन चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ, जो कि बहुत स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है ये देखते हैं। तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है ये वाला होगा, ये डिस्टेंस जो किसके इक्वल होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, और अर्थ का मास कितना है, me हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हम सीधे आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। ये कहाँ से है, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के नियर है, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, जो हम फाइंड करेंगे थोड़ी ही देर में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ नेट फोर्स के बराबर होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है। और इसके लिए स्पेशल सिंबल है, इसलिए इसको हम लोग ए से ना दिखा के यहाँ पे क्या स्मॉल जी से दिखाने वाले हैं। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये कितना होगा देखते हैं। नेट एफ नेट ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का मास, और इस ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m माना है। ये नेट फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये नेट फोर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का तो हमारे पास फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा मास m है और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के नियर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर है। तो यानी कि r का वैल्यू जो है इस केस में RE है। m1 स्मॉल m1 जो है वो क्या है, अर्थ का मास है, उसको m लिख देते हैं me, और m2 दूसरा वाला मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तो एफ नेट का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं, फिर एफ नेट का वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूँ, बाद में पुट करेंगे। यानी नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, जो कितना होगा, g m1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, मास ऑफ अर्थ,
m2 की जगह मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर, ये रहेगा। तो इसको वहां पे पुट करते हैं, तो g इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ नेट की जगह रखते हैं हम लोग जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, ये रखा जाएगा। और उसके बाद इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में m, ये मास आएगा। तो हमने क्या किया, एफ नेट का वैल्यू निकाला। ये कहाँ से आया, यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वहां से आया था, ये लिखना होगा आपको। यहाँ पे m और ये m तो सेम मासेस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो g का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया g का वैल्यू फाइंड करने का, g का वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। और वो क्या आया है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमने क्या लेके चला है, यहाँ पर दी ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, the object is near the surface of the earth, the object is near the surface of the earth, surface of the earth से बहुत दूर नहीं है, of the earth, ये ध्यान रखेंगे। क्यों है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसको क्यों बोला जा रहा है, फिलहाल ये ध्यान रखेंगे। दूर होने से क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। तो अगर हम देखें g का वैल्यू ये कहाँ पे आया है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है। और इसका वैल्यू कितना आता है देखते हैं। ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, जो कि फिक्स्ड है। g का वैल्यू हमें पता है, g का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। me मास ऑफ अर्थ का वैल्यू जो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, ये मास ऑफ अर्थ है, अप्रॉक्सीमेट यही हम यूज़ करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर्स है। ये सभी वैल्यूज तो फिक्स्ड हैं, दैट मीन्स जी का वैल्यू फिक्स्ड है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जी का एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर आप इसको यहाँ पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो आप पहले से जानते भी होंगे इसका वैल्यू कितना आता है, जी का वैल्यू आता है एग्जैक्टली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमको मिलता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम 9.8 यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, या कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा 9.8 को आप 10 ले सकते हैं, जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप 10 भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको 9.8 ही लेना चाहिए। तो ये है जी का वैल्यू। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक कांस्टेंट है, ये तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इसका वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पे हमने जब मासेस रखे थे और रेडियस रखा था, ये अर्थ के केस में किया था। सपोज हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक और प्लैनेट है और उसके लिए बताओ उसके सरफेस के पास एक्सेलरेशन कितना होगा ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज ये मून होता तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होता, या जुपिटर होता या कोई और प्लैनेट होता तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होता। क्यों डिफरेंट होता? तब क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ नहीं आता, यहाँ पे दूसरा मास आता है ऑब्जेक्ट का मास, और रेडियस ऑफ अर्थ नहीं आता। तो आप तब यहाँ पे क्या पुट करते, मास ऑफ अर्थ की जगह आप मास ऑफ अर्थ की जगह क्या पुट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट या प्लैनेट का मास। तो सपोज मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो बाकी क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप जी फॉर एनी प्लैनेट फाइंड करना चाहते हैं, प्लैनेट या एनी हेवनली बॉडी लिखना चाहिए मुझे, कोई भी हेवनली बॉडी के लिए आप जी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं या किसी प्लैनेट के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बस एक मॉडिफिकेशन करना होगा। वहाँ पे मास जो है वो अर्थ का नहीं आएगा, फिर वहाँ पे मास किसका आएगा, उस प्लैनेट का, हेवनली बॉडी का, मैं उसको MP लिख दे रहा हूँ। और रेडियस किसका आएगा, उस प्लैनेट का या उस हेवनली बॉडी का, यानी कि RP का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। यहाँ पे हमने मास ऑफ अर्थ रखा, रेडियस ऑफ अर्थ रखा, तो 9.81 आया। अगर हम यहीं पे कुछ और वैल्यूज, उस प्लैनेट का मास और उसका रेडियस रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और उससे आप उस प्लैनेट पे कितना एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये वैल्यू था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब यहाँ पे मैं बार बार ये पॉइंट पे स्ट्रेस क्यों कर रहा था कि हम लोग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, फार अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस, इस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जब हमने डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो मैंने एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर पुट किया। अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ना पुट करूँ, ऐसा कब होगा, सपोज ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, अर्थ के सरफेस से काफ़ी दूर है, तब तो हम लोग यहाँ पे
रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रख सकते हैं, तब तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा होगा। रेडियस ऑफ अर्थ के साथ साथ ये एक्स्ट्रा हाइट भी होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तब हम रेडियस ऑफ अर्थ तो नहीं लेंगे, तो तब उसका अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो यहाँ पे तो रेडियस ऑफ अर्थ के साथ साथ प्लस साथ में एक और क्वांटिटी आएगा। वो क्वांटिटी जो है आप यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे आर ई ना आके इस जगह क्या आएगा, आर ई प्लस सम हाइट आएगा। और इसका मतलब वो उस केस में जी का एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आने वाला है, क्योंकि आर ई तो फिक्स्ड है बट ये एच तो फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब हाइट के साथ जी का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो उस चेंज का एग्जैक्ट वेरिएशन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो 9th CBSE के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वहाँ हम जाएंगे नहीं। बट ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ज़्यादा दूर गए तो जी का वैल्यू फिर 9.8 नहीं रहता है। ज़्यादा दूर का मतलब क्या है, रफली हम बोल सकते हैं कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर आगे गए। अगर आप 10 मीटर 20 मीटर किसी बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट्स को गिराए जा रहे हैं, लार्जेस्ट जो बिल्डिंग अर्थ पे है, उसके लिए भी आप जी यही ले सकते हैं, क्योंकि उतना वेरिएशन नहीं आएगा स्मॉल हाइट्स के लिए। 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए उतना वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन आप उससे लार्जर डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो एच का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा वैल्यू को। इसीलिए ध्यान रखेंगे जी का वैल्यू क्या है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करना है कि हम अर्थ के सरफेस से बहुत दूर हैं, आपको जी का वैल्यू कांस्टेंट ही लेना है। हमारे लिए जी का वैल्यू कांस्टेंट ही होगा, बट ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं जो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी बोल रहे थे, क्या ये वेरी करता है? अभी हमने देखा कि आप अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो इसका वैल्यू चेंज होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है एक्चुअल में, जो हम यहाँ देखने वाले हैं। वन ऑफ द जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 4 फैक्टर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें जी का वैल्यू जो कि 9.81 हम ले रहे हैं, जो कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, उससे दूर जाएंगे तो चेंज होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, ये अर्थ और अर्थ के सरफेस से अगर दूर जाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होगा। क्योंकि अगर आप दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर ये फोर्स कम होता है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे हम हायर हाइट्स पे जाएंगे इट डिक्रीजेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, सपोज हमने एक टनल बनाया अर्थ के अंदर और हम इस लोकेशन पे पहुंच गए, डेप्थ में पहुंच गए, अर्थ की डेप्थ में पहुंच गए हैं, तो क्या वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये सेंटर है सपोज,